हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप कॉमर्स एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं आपके। कुछ क्वेश्चंस आपको लीगल एस्पेक्ट्स को देखने को मिलेंगे, कुछ मार्केटिंग के भी हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले भी हमने बहुत से कॉमर्स के एमसीक्यूज और पेपर वन के एमसीक्यूज आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड। तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये पूछ रहा है कि किस केसेज में आपका एग्रीमेंट वैलिड होता है विदाउट कंसिडरेशन। मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इन नियर रिलेशंस, बिल्कुल ठीक है। टू पे अ टाइम बेरर डेब्ट, टू कंपनसेट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी डन समथिंग वॉलेंटरली। तो इन तीनों ही केसेस में आपका एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ नल एंड वॉइड एग्रीमेंट, हाउएवर देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कि आपकी सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताई गई हैं, जहाँ पर आपका एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर वुड नॉट बी एप्लीकेबल। यहाँ पर नॉट वर्ड को अच्छी तरीके से देखना है कि आपको बताना है किन किन केसेज में डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर, ये क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, मतलब ग्राहक को अपना जब सामान खरीदने जा रहा है तो उसे अपनी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी तरीके से चेक करके लाए। तो ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, जब बायर इन्फॉर्म्स द सेलर ऑफ हिज पर्पज ऑफ बाइंग द गुड्स। बायर बाय हिज गुड्स आफ्टर एग्जामिनिंग अ सैम्पल एंड गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है गुड्स पर तो भी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तीनों ही केसेज में ये जो रूल है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर ये एप्लीकेबल नहीं है। इसका भी आपका एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है। ये सेक्शन 16 ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में बताया गया है। इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। टू टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच एंड फोर्थ एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो आंसर हो जाएगा आपका सी 1 एंड 4। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है वो भी आप जान सकते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से पहले ही जो परफॉर्मर है उसने मना कर दिया कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, डेट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 39 में बताया गया है एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये नॉट वर्ड आपको अच्छी तरीके से देखना है। ये पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट, एक कंटेनर टर्म्स नॉन कंप्लाइंस तो नहीं होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ वैलिड बनानी तो आपको कंप्लाइंस करना होगा। तो सर्टेन टू अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लाइंस यही आपका पहला ट्रू नहीं है। बाकी आप पढ़ सकते हो। इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस बिल्कुल ठीक है। हैव सर्टेन एंड अनएम्बिगियस टर्म्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। अनएम्बिगियस मतलब क्लियर ही होता है। बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, तो ये तीनों तो आपके ट्रू हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो नॉन कंप्लाइंस है वो कंप्लाइंस होना चाहिए, वो आपका ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम टू मेड ड्रॉन इनक्लोज्ड नेगोशिएटेड फॉर कंसिडरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ये किसी ना किसी कंसिडरेशन के लिए ही ड्रॉन किए जाते हैं। ड्रॉअर एंड पे इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज में भी सेम पार्टी, एक बिल ऑफ एक्सचेंज में आपकी तीन पार्टी हो सकती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। तो जो ड्रॉअर और पे है वो सेम पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि जो बिल लिख रहा है वही पेमेंट रिसीव भी कर सकता है। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जब तक आप बैंक में चेक नहीं लेके जाओगे वो आपको पे नहीं करेगा। तो इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। द सब एजेंट कैन नॉट स्यू द प्रिंसिपल फॉर रेमुनरेशन एंड सिमिलरली द प्रिंसिपल कैन नॉट स्यू द सब एजेंट फॉर एनी मनी ड्यू फॉर हिम। अब आपको पता होना चाहिए दो एजेंट होते हैं, एक सब एजेंट होता है, एक सब्सिट्यूट एजेंट होता है। तो जो सब एजेंट है वो अपॉइंट किया जाता है एजेंट के द्वारा। जो प्रिंसिपल है उसने एक एजेंट अपॉइंट किया हुआ, फिर एजेंट ने अपने अंदर एक सब एजेंट अपॉइंट कर लिया है। तो सब एजेंट और प्रिंसिपल का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जो भी पैसा लेगा सब एजेंट वो एजेंट से ही लेगा। तो पहला बिल्कुल ठीक है। और देयर इज़ नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सब एजेंट एंड प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने बताया उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
तो आपका असर्शन और रीजन बिल्कुल ट्रू है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूट एजेंट होता है जो कि प्रिंसिपल द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, तो ये दोनों आपको जानने चाहिए, काफ़ी बार पूछा गया है सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद डेट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी लायबिलिटी अराइजेज ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ये आंसर आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, लेकिन आप ये बताइए क्या ये आपस में लिंक कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, दोनों ही अपने आप में इंडिविजुअली स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको पता है जब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक प्रिंसिपल डेटर होता है, एक श्योरिटी होता है जिसको हम गारंटर बोलते हैं, जो गारंटी देता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो वो जो आपका क्रेडिटर है उसको पेमेंट करेगा, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव होती है। और श्योरिटी मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं देगा तभी आपका श्योरिटी को पैसा देना है। श्योरिटी लायबिलिटी अराइजेज ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। तो दोनों आपके ठीक है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी स्टेटमेंट ठीक है। विच आर द ट्रू रिगार्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको बताना है, जो कॉम्पिटिशन एक्ट में बनाई जाती है, कौन सा आपका ट्रू है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2002, नहीं। इट हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, नहीं, मुंबई में नहीं है। ये आपको बताना है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमीशन सेल हैव पावर्स एज ए सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। हाँ, इस कमीशन के पास वही पावर है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। तो केवल सी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ए और बी आपके ट्रू नहीं है। तो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया आपका इस्टेब्लिश हुआ था 14 अक्टूबर 2003 को और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, ना कि आपका बंगलुरु में। यहाँ बंगलुरु लिखा, यहाँ मुंबई लिखा हुआ था, मुंबई में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट होते हैं? तो ड्यूटीज परफॉर्म्ड होता है, जॉब समरी है, जॉब आइडेंटिफिकेशन है, सुपरविजन गिवन है, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आंसर आपका ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंसर इज ए। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज मोर फ्यूचर ओरिएंटेड एंड मोर कंसर्न विद एजुकेशन देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप उसकी एजुकेशन बढ़ा रहे हो एम्प्लॉय ट्रेनिंग से ज़्यादा। और अप्रेंटिस प्रोग्राम आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है, तो रीज़न आपका गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। Which of the following are correct about Sale of Good Act 1930? It was enforced on 1st day of July. सॉरी, ये इनकरेक्ट बताना है। देखो ये मैंने भी गलती कर दी है पढ़ने में, इसलिए करेक्ट और ट्रू ये वर्ड आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, एग्जाम में ये गलती करते हैं। तो इट वाज इन्फोर्स ऑन 1st day of July 1930, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है, हमें इनकरेक्ट बताना है। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन US लॉ, ये देखते हैं, इसका आइडिया आपको भी नहीं है। इट्स नॉट ओनली डील्स विद सेल ऑफ गुड्स बट ऑल्सो मॉर्गेज एंड प्लेज, नहीं, मॉर्गेज एंड प्लेज के साथ आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करता है डील, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं करता है। तो आपका 2 और 3 बी ऑप्शन यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। ये US लॉ पर बेस नहीं है, ये इंग्लिश सेल ऑफ गुड एक्ट पर बेस है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इस केस में बी। 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सेक्शन 8 कंपनीज। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 8 है, आपको वो पढ़ना है। उसमें कंपनीज होती हैं कुछ जो डोंट रिक्वायर एनी प्रेस्क्राइब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, दे आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर चैरिटी, सोशल वेलफेयर, सोशल प्रमोशन पर्पजेज, इट डज नॉट इश्यू अ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। सेक्शन 8 कंपनीज ऐसी कंपनी है जिनके लिए कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है और वो आपकी किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए की जाती हैं और ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करती हैं। Leniency program is implemented with an objective to support the enforcement of the objective of Competition Act 2002, बिल्कुल ठीक बात है। Leniency program is available for enterprises or individuals who disclose to CCI their role in a cartel and cooperate with the consequent investigation। Leniency program आपका Competition Act में होता है, इसमें ये केवल उन कंपनीज के लिए अवेलेबल है जो अपना पहले से ही मतलब कंपटीशन को बता देती हैं, जो CCI है, कि हम कार्टेल के रूप में काम कर रहे हैं आपका किसी कॉन्सिक्यूट इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ए एंड आर ट्रू। ये आपकी मैचिंग है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा आपका सही होगा। प्रोविजन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंस, तो ये आपका सेक्शन 4 में बताया गया है। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, इट इज़ डिस्क्राइब्ड सेक्शन 5 to 6। कंपटीशन एडवोकेसी, ये आपका बताया गया है सेक्शन 49 में।
एंड एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स आर डील्ड विद सेक्शन 3। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। आप इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं तो आपको पता होने चाहिए। तो आंसर यहाँ सी गिवन है, लेकिन आंसर आपका